नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है एनएस एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है, जो कल हमने खत्म किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था भारत में, संवैधानिक चरण के कौन कौन से जो कानून आए हुए हैं, उसी के अंतर्गत उसी के आगे की कहानी क्या है। हमने लास्ट पढ़ा था क्या कि जो कानून आ रहे थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अब वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि 1857 की क्रांति होती है। तो उस क्रांति का स्वरूप इतना उग्र था कि जो ब्रिटिश राजा और महाराजा थे, उनको ऐसा एहसास लग गया कि भैया कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी गलत तरीके से दुरुपयोग कर रही है भारतीय लोगों का। तो फिर उसने क्या किया कि कुछ 1858 का फिर एक कानून बनाया, मतलब कि 1857 के विद्रोह के बाद पुनः ऐसा विद्रोह ना हो, तो पूरा व्यवस्थाओं को परिवर्तन किया, मॉडिफिकेशन ये कर दिया कि अब जो कानून ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आ रहे थे, वो कानून अब डायरेक्ट थी कि ताज के तहत आएंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां से पास होके आएगा, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, भारत में होगा। तो इसलिए अब ये 1858 के बाद, 1853 के बाद होता है। 1858 का जो अधिनियम है, ये ताज का शासन आ गया, मतलब एक क्राउन का शासन आ गया, राजा का शासन आ गया। तो 1858 का अधिनियम क्या था कि 1858 के अधिनियम ने पहला परिवर्तन ये किया था, क्योंकि 57 में क्रांति हो गई थी, 1857 की क्रांति, चूंकि वो क्रांति असफल थी, ठीक है, असफलता के कारण पढ़ाएंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। तो उसमें परिवर्तन क्या किया इस कानून ने, इस कानून ने सबसे पहला परिवर्तन ये किया कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, ये भारत का वायसराय बनेगा। और वायसराय कौन था, वायसराय कौन होगा, वायसराय होगा जो कि क्राउन का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। दूसरा, अच्छा, पहला कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग कौन बने, प्रथम वायसराय बने, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। इसके बाद और फिर द्वैध शासन जो आरंभ हुआ था, वो द्वैध शासन मतलब क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों ही व्यवस्थाएं थी जो वो समाप्त हो गई हैं। इसके बाद भारत में एक राज सचिव बनेगा। भारत के लिए क्या बनाएंगे हम, एक मतलब वहाँ का राजा कह रहा है कि भारत के लिए, हम भारतीयों के लिए राज सचिव जो एक पद है उसका सृजन करेंगे, ठीक है। तो राजा क्या कह रहा है, ये सब चीजें क्यों, ताकि भारत में किसी प्रकार का और विद्रोह आगे ना हो, जो उग्रवाद और राष्ट्रवाद चल रहा था वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाए। तो उन्होंने भारतीयों के हित के लिए एक नए राज सचिव के पद का गठन किया, राज सचिव बनेगा, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा, जो भारतीयों लोगों की बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखेगा, ये नए पद का, ठीक है। अच्छा, भारत का जो राज सचिव जो बनेगा, ये भारत का जो राज सचिव बनेगा, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक काउंसिल बनेगी, ठीक है। राज सचिव जो बनेगा, 15 सदस्यीय क्या बनेगी, ये काउंसिल बनेगी। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन का भी प्रावधान 1858 के एक्ट के तहत किया गया। इसके बाद फिर आया 1861 का कानून आया, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत क्या हुआ कि सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदारी बनाने का प्रयास किया गया कि नहीं भाई, आप लोग अछूते नहीं हो, आप लोग हमसे दूर नहीं हो। मतलब एक प्रकार की ये मानो कि लॉलीपॉक्सी दी जा रही है भारतीयों के लिए। क्यों दी जा रही है, क्योंकि जो राष्ट्रवाद है, जो उग्रवाद है, ठीक है, ये शीर्ष पर था, ताकि क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं, आंदोलन है, इनको हम क्या करें, नियंत्रण में रख सकें। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि सर्वप्रथम भारतीयों को, भारत के लोगों को हम अपने शासन है, हमारा जो एडमिन है, उनमें हमारी, ठीक है, आप लोगों की भागीदारी भी हो। दूसरी बात कि जो वायसराय था, ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी करने के, अध्यादेश भाई किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। वर्तमान का ऑर्डिनेंस क्या कैसा होता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यों में राज्यपाल एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो ऐसे ही वायसराय को एक पावर आ गया था कि भैया एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति आ गई थी, ठीक है। उसका प्रयोग वायसराय कैसे करेगा, स्वविवेक के आधार पर करेगा उसमें, ठीक है। मतलब वो अपने से विवेक ले सकता है कि कब इसको जारी करना है ऑर्डिनेंस को। इसके बाद फिर क्या होगा कि विधायी परिषदों में क्या गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए जाएंगे,
गैर सरकारी तो 3 लोगों को मनोनीत किया गया था। एक बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। ये 3 लोगों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था 1861 के तहत। तो वो कहना वो क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदारी, ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का उग्रवाद ना हो, राष्ट्रवाद ना हो, चरमपंथी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा, ठीक है, और इसके बाद क्रांतिकारी विचारधारा का उदय फिर से ना हो, फिर से कोई विद्रोह ना हो जाए। तो इसलिए वो सब काम करने लगे। ठीक है, बंगाल, पश्चिमोत्तर प्रांत, पंजाब के लिए विधान परिषदें स्थापित की गई थी। बंगाल के लिए बंगाल, पश्चिमोत्तर प्रांत और पंजाब में सिंध वाला एरिया है, और पंजाब के में क्या होगी विधान परिषदों का गठन किया गया, विधान परिषदें स्थापित की गई। इसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग था ना, वायसराय, इसके लिए पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है कि वायसराय को ये हेल्प करेगा, ये मतलब कि काम का बर्डन जो ज्यादा था तो काम का सरलीकरण करने के लिए, सुविधा देने के लिए वायसराय को पोर्टफोलियो स्थापित किया गया था, ये 1861 के तहत। इसके बाद फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1892 का कानून। इसमें क्या था कि केंद्रीय व प्रांतीय जो विधान परिषदें थी, इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब जो गैर सरकारी सदस्य कितने होंगे? गैर सरकारी सदस्य परिषद में कम से कम 10 होंगे। ठीक है, और वो लोग कहां से होंगे? वो लोग कौन होंगे? नगर पालिकाओं से चुने जाएंगे, विश्वविद्यालय से चुने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और क्या? जिला बोर्डों से चुने जाएंगे। कौन? केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य चुने जाएंगे, जिनकी संख्या कम से कम 10 होगी, ठीक है, वो उनकी संख्या बढ़ाई गई। इसके बाद फिर केंद्रीय परिषद में मनोनीत संख्या 10 से कितनी? कम से कम जो केंद्रीय परिषद है उसमें संख्या 10 से कम 10 होगी, और अधिक से अधिक कितनी होगी? 16 होगी। ठीक है, ये पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन क्या होगा? परिषद में, विधान परिषद में बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई, परंतु मतदान नहीं होगा भाई उस पर। जो वो बजट तो आप प्रस्तुत कर सकते हो, परंतु उसमें मतदान नहीं होगा, मतदान की परमिशन नहीं दी गई थी। और उसमें क्या होगा? प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। ठीक है, कि शिक्षा के लिए कितना पैसा है, चिकित्सा के लिए कितना पैसा है, किस विभाग के लिए कितना पैसा, ठीक है, दिया जा रहा है। तो प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। इसके बाद फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले कौन थे? उस समय के भारतीय सचिव थे, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होती, ये ब्रिटिशी लोग होते थे। ठीक है, तो मार्ले ये थे, भारतीय सचिव थे, और मिंटो कौन था? उस समय का भारत का वायसराय था। तो इन्होंने मिलकर एक रिफॉर्म किया है भारत में 1909 का अधिनियम के तहत। तो इसलिए 1909 के अधिनियम को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। अब चूंकि हुआ यह था कि ये 1909 में आया, और 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन। तो ये सब अब बंगाल विभाजन के बाद फिर क्या हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो गया था। तो स्वदेशी आंदोलन इतना बड़ा शीर्ष पे मतलब था कि जिसकी घटनाएं तमाम प्रांतों में घटित हो रही थी। लोगों में उग्रवाद जन्मा हुआ था, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी थी। ठीक है ना, तमाम लोगों ने उपाधियां, ठीक है, ये वापस कर दी थी बंगाल विभाजन के उपरांत। ठीक है, उस समय लॉर्ड कर्जन था। तो उग्रवाद और क्या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद चल रहा था, तो उसका सामना करने के लिए ये अधिनियम आया। मार्ले मिंटो में एक सुधार से संबंधित कुछ उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए भारत में। क्यों बनाए? ताकि जो राष्ट्रवाद और उग्रवाद जो चल रहा है, क्रांतिकारी गतिविधियां जो चल रही हैं, उनका किस प्रकार से सामना किया जाए, पहली बात। इसके बाद केंद्रीय जो परिषद है उसमें संख्या कितनी? 16 से 60 हो गई है। केंद्रीय परिषद में हम क्या था कि 1892 में कम से कम 10 संख्या होगी, अधिक से अधिक 16 होगी। तो जो 16 संख्या थी उस संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया जाता है। ठीक है, 1909 के कानून के तहत केंद्रीय संख्या, केंद्रीय जो परिषद है उसमें 16 से संख्या कितनी हो गई है? 60 हो गई है। और सदस्य क्या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न
पूछने की चर्चा भी बढ़ाई गई थी। इसके साथ पहले भारतीय सचिव कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 के एक्ट के बाद पहले भारतीय बने। वायसराय की परिषद के प्रथम भारतीय थे। जो वायसराय की परिषद, जो गवर्नर काउंसिल थी, उसमें एक सलाहकारी के लिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को मनोनीत किया गया। ठीक है, ये कौन थे? ये विधि सदस्य थे। वायसराय की काउंसिल जो परिषद होती थी, उसमें ये विधि सदस्य बनाए गए थे। और क्या हुआ? 1909 के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है? ये मुस्लिमों पर लागू हो गई थी। कैसी? कि जहां पर मुस्लिमों की संख्या अधिक है वहां पर मुस्लिम ही क्यों? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ठीक है, उसके उद्देश्य क्या थे? मुसलमानों में ब्रिटिश लोगों के प्रति निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है ही नहीं, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया ब्रिटिश लोगों ने कि कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये डिप्लोमेसी खेली थी। क्या? कि वो एरिया जहां पर मुस्लिम, जैसे कि बंगाल विभाजन जब हुआ तो बंगाल का विभाजन कैसे हुआ था? बंगाल का विभाजन इस प्रकार हुआ था। बंगाल का विभाजन ऐसे हुआ था। कैसे? देखो कि जैसे कि ये जो वाला एरिया है बंगाल, मान के चलो ये था, तो इसके दो भाग कर दिए। ये हो गया था बेटा पूर्वी बंगाल, ये हो गया पूर्वी बंगाल जिसे कहा जाता है आसाम। ठीक है, और ये हो गया था पश्चिमी बंगाल, ये हो गया था पश्चिमी बंगाल। तो इसका विभाजन इसलिए किया था, इसका विभाजन लॉर्ड कर्जन ने, हालांकि हवाला क्या दिया था? ताकि ये सबसे बड़ा प्रांत है, इसका प्रशासन सही तरीके से, ठीक है, उसका नियंत्रण में ठीक है संचालन नहीं कर पा रहे हैं हम, और ये इसको अलग करना हमारी मजबूरी थी। परंतु उसके पीछे कारण कुछ और ही था। मुसलमानों को अपने फेवर में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था वो कमजोर था, समझे ना? कांग्रेस को कमजोर करना था उनका उद्देश्य था। तो ये जो एरिया था पूर्वी बंगाल, जिसे आसाम कहा जाता है, यहाँ पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व था। ठीक है ना? अब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व था तो बोले क्या क्या दिया? केवल मुसलमान क्षेत्र से ही मुसलमान चुनाव लड़ेगा, वो भी किससे? मुस्लिम लीग से होगा। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी कि जहां पर मुसलमानों की संख्या है वहां पर केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा और कोई और लोग वहां से चुनाव नहीं लड़ेगा। ये मान लो मिंटो में हुआ 1909 के कानून के थे, इसलिए मिंटो को कहा जाता है, मिंटो को कहा जाता है सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, समझे ना? हाँ, तो इसके बाद फिर 1919 का अधिनियम आया। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू उस समय के भारतीय सचिव थे, ठीक है, और चेम्सफोर्ड उस समय के तत्कालीन वायसराय थे भारत में। तो इन दोनों ने मिलकर एक रिफॉर्म से संबंधित नियम कानून भारत में बनाए। क्या थे इसमें? कि प्रांतों में आंशिक रूप से एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। आंशिक मतलब कि कम समय के लिए, ताकि भारतीय लोगों को, देखो 1919 की कहानी है। 1919 के पहले क्या चल रहा था? 1915 में गांधी जी का आगमन होता है। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ हो जाता है, और होम रूल लीग आंदोलन साथ साथ उसके पहले देश में चल रहा था स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। ठीक है ना? स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो इससे क्या हुआ? नेशनल मूवमेंट को और गति मिल गई थी। नेशनल मूवमेंट को और क्या हो गई थी? गति मिल गई थी। साथ ही साथ इसके पहले क्या हुआ था? और इसके पहले क्या हुआ था? जलियांवाला कांड हो गया, तो उससे भी जनता कैसी थी? उग्र थी ब्रिटिश लोगों के प्रति। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि भाई एक काम करो, आंशिक रूप से कुछ प्रांतों में ठीक है ये सरकारों का गठन किया जाए। ठीक है, तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना हुई। मतलब विधायिका केंद्र में दो प्रकार की होगी। अब एक होगी कौन सी? राज्य परिषद, जो कि उच्च सदन होता, दूसरा होता था विधान सभा। किस प्रकार से कि इस 1919 का जो एक्ट था उसने क्या किया था? 1919 के एक्ट में ये हुआ था कि
केंद्र में, ठीक है, द्विसदनात्मक, केंद्र में क्या हो गया था, द्विसदनात्मक। अब मतलब दो सदन होंगे, क्या होगा, दो सदन होंगे। दो सदन कौन कौन से होंगे, एक होगा कौन सा, राज्य परिषद, एक क्या होगा, राज्य परिषद, जिसे कहा जाता है उच्च सदन, जिसे कहा जाता है क्या, उच्च सदन। दूसरा होगा विधानसभा, दूसरी क्या होगी, विधानसभा, ठीक है। राज्य परिषद में सदस्य संख्या कितनी होगी, 60 होगी, जिसमें से कि 34 लोग कौन होंगे, ये निर्वाचित होंगे, ठीक है ना, ये क्या होंगे, और इसके बाद 26 लोग कैसे होंगे, ये होंगे मनोनीत होंगे। ये राज्य परिषद थी। विधानसभा में कितनी संख्या होगी, 144, इसमें एक थी 144। 144 कहां से होंगे, 144 में से 104 होंगे कैसे, निर्वाचित, 104 कैसे होंगे, निर्वाचित होंगे, जबकि 40 कैसे होंगे, ये मनोनीत होंगे, 40 मनोनीत होंगे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, मतलब कि उच्च सदन का, और जो विधानसभा जिसको हम कहते हैं निम्न सदन, इसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा, ठीक है ना। तो ये चीज, मतलब ये द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित हुई 1919 के एक्ट के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ हो गया, मतलब कि दो प्रकार का शासन। द्वैध शासन मतलब होता है दो प्रकार का शासन। दो प्रकार का शासन कैसा होता है, दो प्रकार का शासन होता है कि उन्होंने काम बांट दिए थे। गवर्नर वायसराय को काम अलग बांट दिया था, और वायसराय के सलाहकार कौन थे, भारतीय जो मंत्री थे, इन लोगों को काम अलग बांट दिया था। कौन कौन से काम थे, एक थे आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के तहत क्या क्या चीजें आती हैं, राजस्व, वित्त, न्याय और पुलिस, ये वायसराय देख रहा था, ठीक है। अब देखो, ये राजस्व जहां से इनकम होनी है, वित्त इनकम होनी है, न्याय और पुलिस, मतलब कि जो इनकम का जरिया था वो वायसराय ने ले लिया, और जो मामले निपटाने के जरिए, मतलब जहां पे मतलब क्या है कि भारतीय लोग आपस में ही फंसे रहे हैं, वो थे हस्तांतरित विषय। ये वायसराय कैसा, भारतीय मंत्रियों की परामर्श से करेगा। कौन कौन थे हस्तांतरित विषय के, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज, ये विषय किसमें आते थे, हस्तांतरित विषयों में। तो ये प्रकार का मतलब प्रांतों में दो प्रकार के शासन ये होता है, कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय मतलब राजस्व, वित्त, न्याय, पुलिस, ये वायसराय देखता था, जबकि स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य ये कौन देते, ये काम किसके पास थे, भारतीय मंत्रियों के पास थे, परंतु उसमें वायसराय से परामर्श करेंगे वो लोग, ठीक है। इसके बाद फिर उन लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और 1926 में क्या हुआ, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, ठीक है। इसके बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष में आएगा जांच करने के, ठीक है। तो इसीलिए 1927 में साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ भारत में। क्यों विरोध हुआ, क्योंकि 1919 का एक्ट क्या कह रहा था कि एक भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या होगा, एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाए। तो 1919 से के तहत 10 साल 1929 में आना था, ठीक है ना। परंतु 1927 में क्या आ गया, साइमन कमीशन। वो कब आ गया, 2 वर्ष पहले ही आ गया। तो जिसका भारत में विरोध हुआ, ठीक है, लालाजी ने तमाम क्षेत्रों लोगों ने उसका विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि साइमन कमीशन का विरोध हुआ, जिसमें जो कि 7 सदस्य था, सारे के सारे लोग उसमें ब्रिटिश लोग ही थे, अंग्रेज लोग थे, किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। तो जिसका विरोध हुआ भारत में, साइमन कमीशन का विरोध हुआ। तो ये 1919 का एक्ट था। इसके बाद फिर 1935 का एक्ट आता है। 1935 का एक्ट क्या था, 1935 का एक्ट कैसा था, देखो 1935 का एक्ट, 1935 का एक्ट जो कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो विषय है वो इसी से लिए गए हैं, 1935 के एक्ट से लिए गए हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखो 1935 का एक्ट, अधिनियम। तो पहला प्रावधान इसमें क्या था, 1935 के अधिनियम में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्या हुआ, मील का पत्थर साबित क्यों हुआ, क्योंकि इसके तहत क्या था, यह एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। 321 धाराएं थी इसमें, और इसके बाद 10 अनुसूचियां थी इसमें। तो धाराएं हैं, अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में 1935 के कानून से ही लिए गए हैं।
और क्या था भाई इसमें एक क्या कहते हैं 11 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था आरंभ हुई। ठीक है, तो पहली कहानी क्या कि 11 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, मतलब वही कैसी, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, ये स्थापित हुए 11 प्रांतों में। ठीक है, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में, 6 प्रांतों में। ठीक है, 6 प्रांत कौन कौन से थे उस समय के? 6 प्रांत थे बंगाल, बंबई, मद्रास बिहार, संयुक्त राज्य जो कि उस समय का यूपी था, संयुक्त प्रांत, और आसाम। संयुक्त प्रांत कहते हैं, संयुक्त प्रांत व आसाम। ये 6 प्रांतों में क्या हुई? द्विसदनात्मक व्यवस्था आरंभ हुई। अखिल भारतीय क्या कहते हैं? अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है इसमें। ठीक है, ये अखिल भारतीय संघ क्या था? अखिल भारतीय संघ ये था कि इसमें 3 सूचियां थी, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची और केंद्रीय सूची। अखिल भारतीय संघ था। इसके बाद और क्या हुआ था? इंग्लैंड में भारत परिषद की क्या हुई थी? समाप्ति हो गई थी। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति हो गई थी 1935 के एक्ट के तहत। आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में 1934 का एक्ट के तहत, मतलब आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। इसके बाद संघीय न्यायालय का प्रावधान आया। किसका आया? संघीय न्यायालय का प्रावधान आया। संघीय न्यायालय का इसमें प्रावधान आया। इसके बाद और इसमें प्रोविजन, जो राज्यों में द्वैध शासन था, राज्यों में द्वैध शासन अंत करके केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हो गया था। ठीक है ना, द्वैध शासन मतलब 2 प्रकार का शासन केंद्र में आरंभ हो गया था। ठीक है, इसका अगला प्रोविजन क्या है कि केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ हुआ। ठीक है, 1935 के एक्ट के तहत। इसके बाद सांप्रदायिक जो प्रणाली थी ना, निर्वाचन प्रणाली थी, इसका क्या हुआ? इसका विस्तार कर दिया। कैसा विस्तार कर दिया? अब यह दलित लोगों पे भी लागू होगा। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था सिखों पर एंग्लो इंडियन पर आरंभ हो रहा था 1909 का अधिनियम। ठीक है, 1909 के अधिनियम के तहत ही। इसके बाद अब ये किस पे लागू होगा? हरिजनों पे भी लागू होगा। मतलब जो दलित वर्ग हैं वो भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत आएंगे। ठीक है, उन पे भी लागू हो गया था। और इसके बाद लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया था। इसलिए इसको कहते हैं, यह मील का पत्थर साबित हुआ भारतीय संविधान में, 1935 का एक्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल इसी के आगे से कहानी को आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिकतर लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।